आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का बिहार योद्धा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप बीपीएससी टीआरई का तैयारी कर रहे हैं तो जैसा कि खबरों में दिख रहा है कि बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो हम लोग नोटिफिकेशन के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे उसके सिलेबस के ऊपर, उसके पेपर के ऊपर कि जो सवाल आपके पेपर में पूछा गया है क्या उस सवाल को आप सॉल्व कर पा रहे हो, और जो आप सवाल सॉल्व कर पा रहे हो उसका सॉल्यूशन आपका कितना सही है, और क्या आप सिर्फ सवाल को सॉल्व कर रहे हो या फिर उसको एनालिसिस करके आने वाले टीआरई 4.0 में उसको एग्जीक्यूट करके आप अपना एग्जाम को बेहतर बना रहे हो। पॉइंट ये नहीं है कि एक सवाल आ गया मेरे सामने और इसको मैंने सॉल्व कर दिया, ये पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट ये है कि ये सवाल आ गया तो क्या इसका कॉन्सेप्ट मुझे आता है, क्या इसके दाएं, इसके बाएं, इसके आगे, इसके पीछे अगर घुमा के कोई सवाल फ्रेम किया जाता है तो हमें करने आता है कि नहीं आता है। तो पॉइंट ये है। तो आज इन सारी चीजों को, हर छोटी छोटी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए 19 जुलाई जो मैथ्स का पेपर हुआ है बीपीएससी टीआरई 3.0 का, उसका सॉल्यूशन भी करेंगे और उसका एनालिसिस भी करेंगे। हमने सॉल्यूशन और एनालिसिस करने के लिए आज टोटल 32 क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। इस 32 क्वेश्चन में हमने सिर्फ और सिर्फ एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन को पिक किया है। ध्यान देंगे बातों को भाई मेरे। हमने सिर्फ एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस को पिक किया है, एक भी अरिथमेटिक का क्वेश्चन नहीं लिया। सर क्यों? क्योंकि हमने देखा कि 40 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन भी अरिथमेटिक के थे नहीं। इट मींस कि सर वेटेज किसका है? एडवांस मैथ का। अगर वेटेज के बाद बात करें कि किस तरह से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो मैंने क्या किया कि जो आपका पेपर था उसमें हमने मिक्स क्वेश्चन नहीं लेकर आए, हमने उसको टॉपिक वाइज बांट दिया। टॉपिक वाइज ऐसे कि अगर आपके ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आएंगे तो सारे के सारे सवाल त्रिकोणमिति के रहेंगे। फिर आपका हाइट एंड डिस्टेंस का 2 सवाल होगा। फिर अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपके सामने प्रोबेबिलिटी के 3-4 सवाल रहेंगे। फिर अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपके सामने नंबर सिस्टम का सवाल आएगा। नंबर सिस्टम के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके सामने ऐसे ही अलजेब्रा का सवाल आ जाएगा, और सारे के सारे एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन को हम लोग कर रहे होंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं बिना समय को व्यर्थ किए। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि हर एक सवाल को कुछ इस तरह से सिखाऊंगा मेरे भाई कि आपके एक एक सवाल के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहां ये नहीं कराऊंगा कि ये सवाल है तो इसका आंसर क्या होगा, तो a बराबर 60 डिग्री आएगा। तो a बराबर 60 डिग्री आया कैसे और सवाल को कैसे प्रेजेंट किया जा सकता था, मैं उन छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर बात करूंगा। मे भी क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है क्लास थोड़ा आपको बोरिंग लगे, क्योंकि कुछ बच्चे हमें बोलते हैं सर आप बहुत शांति से पढ़ाते हो और बहुत धीरे बोलते हो। लेकिन इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप आखिरी तक जुड़े रहे तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आपको सवाल को देखना नहीं है, सिर्फ आपको हर सवाल पे वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद क्वेश्चन को ट्राई करना है सॉल्व करने का। अगर सॉल्व हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आपको सीखने का कोशिश करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सवाल है कि यदि tan a बराबर है cot 30 डिग्री प्लस a तो a का मान क्या होगा। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम लोग सीधा कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर 2 एंगल है a प्लस b और इसका सम अगर 90 डिग्री के बराबर है, अगर इफ a प्लस b बराबर 90 डिग्री देन अगर a प्लस बी 90 होता है तब जो tan a होता है वो cot b के बराबर होता है। या फिर इस cot b को 1/tan a लिख दे, 1/tan b लिख दे, तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि tan a इंटू tan b आपके 1 के बराबर होता है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि 1/cot a लिख दे, तो ये cot a बराबर cot b हो जाता है। cot a इंटू cot b बराबर 1 हो जाता है। अब मेरे सामने अगर कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट दिया रहेगा कि tan a बराबर cot b, या फिर tan a इंटू tan b बराबर 1, या फिर cot a इंटू cot b बराबर 1, तो मेरे मुंह से ये निकलेगा कि अगर ये cot a इंटू cot b 1 है तो a प्लस बी 90 रहा होगा, या फिर a प्लस बी 90 होगा तभी ये cot a इंटू cot b 1 होगा, tan a इंटू tan b 1 होगा, tan a बराबर cot b होगा। अब हमारे सामने क्या है, tan a बराबर cot b। इसका मतलब कि सर इसके एंगल का सम, इसके कोणों का सम 90 डिग्री रहा होगा। बोलोगे बिल्कुल सर। तो आई कैन इजीली से मेरे भाई कि
a प्लस बी 90 होगा, तो a प्लस 30 प्लस a प्लस 30 प्लस a बराबर 90 होगा। तो a प्लस ए 2a, देखो हमने भी गलती टिक कर दिया था लग रहा है भाई, आप लोगों को तो बोलना चाहिए था। 90 से 30 गया 60, तो a बराबर हो जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, a बराबर हो जाएगी 30 डिग्री। इसके अलावा कल को आपको एक सवाल आप ही के पेपर में पूछ लिया है, यहीं पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं कि जब a प्लस बी 90 होता है तो एक और कॉन्सेप्ट होता है कि साइन a बराबर हो जाता है कॉस बी के, या फिर ऐसा अगर कॉस बी को 1 सेक बी लिख दूं तो साइन a इंटू सेक बी बराबर 1 होता है। अगर साइन ए को 1 कॉसेक ए लिख दूं तो ऐसा भी है कि कॉसेक ए इंटू साइन बी भी 1 होता है। अब मैं बात करूं तो आपके पेपर में इस कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछ लिया और इस कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछ लिया। ध्यान देना कैसे। सवाल है कि साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। अब आप खुद से पूछो दिल पे हाथ रख के, आपको ये कॉन्सेप्ट आता है कि जब a प्लस बी 90 होता है तो साइन ए बराबर कॉस भी होता है, टेन ए बराबर कॉट भी होता है। कितना सेकेंड आप लोगे इस सवाल को सॉल्व करेंगे करने में। मैटर ये नहीं करता कि सर मैं तो बेसिक से कर लूंगा, धीरे धीरे कर लूंगा। मैटर ये करता है जब मैं इस सवाल को पेपर में बैठ के सॉल्व करूंगा तो जो मेरी कॉन्फिडेंस होगी वो बहुत बूस्ट हो जाएगी। अरे इतना आसानी से हो गया, ये भी हो गया, ये तो ऐसे बनता है। ये जो फीलिंग होती है ना, ये सवाल ऐसे बनता है, वो सवाल ऐसे बनता है, ये कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और पेपर को अच्छा कराने में बहुत हेल्प करता है। अब ये सवाल है, मैं बोलूंगा ये मान लेता हूं a है 45 प्लस थीटा और ये मान लेता हूं 45 माइनस थीटा b है। तो मैं दोनों को जोड़ दूं, 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा, तो थीटा से थीटा खत्म हो गया, तो 45 प्लस 45 90 है। सर a प्लस बी 90 है, मतलब साइन ए बराबर कॉस बी है, तो साइन ए और माइनस कॉस बी कट जाएगा, तो 0 आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात है, हमने साइन ए माइनस कॉस बी कर दिया और a प्लस बी 90 था, तो 0 हो जाएगा। इतना आसान सवाल। अगर आगे बढ़ू मेरे भाई तो अगला सवाल है आपका सेम ट्रिग्नोमेट्री का। कोई भी सवाल बिना पॉज किए बिना ट्राई किए आपको नहीं देखना है। अगर आप खुद से कोशिश नहीं करोगे मेरे लाल तो आपको फायदा नहीं होगा, तो आपको ध्यान देके सीखने का कोशिश करना है। सवाल है कि ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल, यदि त्रिभुज एबीसी सी पर समकोण है तो पहला सबसे पहले फिगर बना लो। वैसे तेज बच्चा इस सवाल को बिना पेन उठाए कर देगा। सी पर समकोण है ए बी, मुझसे बोला गया है देन वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी। आप सभी को पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब C अपने आप में 90 हो गया तो A और B मिल के 90 हुआ होगा। हमें नहीं पता A 40 है, B 50 है, A 60 है, B 30 है, लेकिन इतना पता है कि A और B जब दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे 90 मिलेगा। तो मुझे cos A प्लस बी, इट मीन्स कि cos 90 डिग्री की वैल्यू बतानी थी। और cos 90 डिग्री क्या होता है सर? cos 90 डिग्री होता है 0। बिना पेन उठाए इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता था। आगे बढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। बोला है कि प्रातः 10:45 बजे एक टावर की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, सूर्य की ऊंचाई क्या है? At 10:45 am the shadow of a tower is equal to its height, the height of the sun is। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, दो ही फिगर तो बनता ही है, उस दो फिगर पे सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। एक बनता है 45 45 90 का और एक बनता है 60 30 90 का। आपको यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो याद होना चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस में रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अगर 45 45 90 है तो इसमें होता है 1:1:√2। आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनता है। आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल 1:1:√2। और जब 30 60 90 बनता है तो 30 के सामने 1 यूनिट आता है, 60 के सामने √3 यूनिट आता है और 90 के सामने 2 यूनिट आता है। तो इसमें हम लोग बोलते हैं 1:√3:2। ये दो ही फिगर आपके पूरे के पूरे हाइट एंड डिस्टेंस के, और खास करके आपके बीपीएससी टीआरई लेवल का जो मैं देख रहा हूं, मैं इतना बोल रहा हूं कि बस ये दो फिगर को आपको अंडरस्टैंडिंग है ना, सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। बहुत रेयर कोई सवाल छूटेगा।
आपसे बोला गया 10:45 में एक टावर की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। अब सर मुझे पता है कि छाया और ऊंचाई बराबर होगा, मतलब 1:1:√2 का कॉन्सेप्ट लगेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री में पॉसिबल है। बात खत्म हो गया। अब ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद है 45 45 90 ट्रायंगल 30 60 90, बिना पेन उठाए करोगे। 15 सेकंड 10 सेकंड इनफ टाइम है, बोलोगे हाँ सर। आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल, 25 मीटर ऊंची चट्टान के सिर से एक टावर का उन्नयन कोण ज्ञात किया जाता है जो टावर के आधार के अवनमन कोण के बराबर है, तो टावर की ऊंचाई क्या है? अब बोला गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 25 मीटर हाई क्लिफ इज फाउंड टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द टावर। देखो बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ 25 मीटर हाई क्लिफ, ये 25 मीटर हाई क्लिफ मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है 25 मीटर ऊंची चट्टान के सिर से एक टावर का उन्नयन कोण ज्ञात किया जाता है जो टावर के आधार के अवनमन कोण के बराबर है। अब इसका उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर हो रहा है, ठीक है, मान लेता हूं टावर ये है। अब इसको आप देखो कैसे गलती होता है। हमने फिगर बनाया, ये बोला एक ये कोण है और एक ये कोण है, यही होगा ना, खुद से बोला जा रहा है कि टावर के आधार के अवनमन कोण। अब ध्यान तो सर, ये तो सर गलत हो जाएगा ना कि सिर से हमने टावर का उन्नयन कोण ज्ञात किया और टावर के आधार का अवनमन कोण, ये दोनों बराबर कैसे होगा? ये दोनों बराबर पॉसिबल है क्या? नहीं, ये दोनों बराबर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि टावर मेरा बहुत बड़ा रहा होगा और क्लिफ मेरी छोटी रही होगी, ऐसा ही होगा। ये मेरा क्लिफ छोटा रहा होगा 25 मीटर का। अब यहां पर यह बात बोला 25 मीटर ऊंची चट्टान के सिर से एक टावर का उन्नयन कोण। अब इसके सिर से एक टावर का उन्नयन कोण ये थीटा है, और फिर बोला है टावर के आधार के अवनमन कोण, ये भी थीटा है, तो ये अवनमन कोण थीटा है। तो आप बोलोगे सर ये भी थीटा हो जाएगा, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। तो मुझसे बोला है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। अब देखो इस सवाल को अगर मैं बोलूं तो ये 25 मीटर का ये हो जाएगा। अब इसकी हाइट निकालना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर क्लियरली ये अपना डेटा मेंशन नहीं किया गया सवाल में सही तरीके से डेटा नहीं दिया गया है। हो सकता है हमारे टाइपिस्ट का भी एरर हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ये थोड़ा सा क्लियर करता कि जो डिस्टेंस है वो भी बराबर हो रहा है, तो मैं बहुत इजीली बोल पाता एक चीज। और क्या बोल पाता, देखो क्या, कि ये जो है एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है, तो ये दो इक्वल पार्ट में बांट रहा होगा, तो ये भी 25 हो जाएगा, तो 25 + 25 50 हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा जो सवाल बनाने वाला एग्जामिनर है उसमें कमी है और प्रॉपर सही तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। ऐसे 2 नहीं 3 सवाल में हमने एरर देखा है आपके पेपर में। देखो एक सवाल में हमने एरर देखा, ये मैं आपको बता दूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सवाल में एरर जो हर जगह वेरीफाइड है, हर जगह आपके टीचर हो चाहे एग्जामिनर हो चाहे सब कोई इसको आंसर दिया है, जो कि गलत है। आपके इस सवाल में ए और बी पर प्रतिच्छेद होना चाहिए, ये भी सवाल गलत हर जगह बताया जा रहा है। इसके अलावा एक सवाल जिसको हमने सुधार दिया अपने तरफ से, इस सवाल में भी सारे ऑप्शन गलत थे क्वेश्चन नंबर 27 में। तो हमने 3 सवाल में टोटल गलती पाया है। फिर भी मैं चीज़ों को जब सिखाऊंगा तो प्रॉपर वेरीफाइड तरीके से सिखाऊंगा, जिससे कि आपको चीज़ें सही तरीके से समझ में आए, ठीक है। ध्यान दो, हमने 3 सवाल में एरर पाया आपके बीपीएससी टीआरई में। तो इसमें मैं तब 50 टिक कर पाता, आपको बताया ना। वैसे जो मैंने बताया बिल्कुल सही बताया है। देखो कैसे, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये थीटा हो गया, थीटा हो गया, तो ये भी 90 - थीटा होगा, ये भी 90 - थीटा हो गया। ये साइड बराबर है तो ये दोनों ट्रायंगल आपके कन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएंगे। उस केस में इसकी हाइट 25 है तो इसकी हाइट भी 25 हो जाएगी, तो 25 - 25 50 हो जाएगी। लेकिन इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं किया गया आपके सवाल में। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो एक बार यस सर कमेंट करना भाई। अगले सवाल को करते हैं हम लोग। यहां से आपकी प्रोबेबिलिटी की सवाल शुरू हो जाएगी, प्रायिकता की। प्रायिकता का बेसिक सवाल पूछा गया है, कोई बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछी गई है। बोला गया है कि एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 40 गेंदों में से 8 बार बाउंड्री लगाता है, बाउंड्री ना लगा पाने की प्रायिकता क्या है?
इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 8 टाइम्स आउट ऑफ 40 बॉल्स। अब 40 में से 8 बार बाउंड्री लगता है, तो 32 बार नहीं लगता है। तो 32 बार नहीं लगता है कितने में से? 40 में से। तो 8 चौके 32, 8 बचे 40। बेसिक सवाल, 4/5 केसेस में उसकी बाउंड्री नहीं लगती है। बोला गया दो पासों को फेंकने पर योग 10 आने की प्रायिकता क्या है? What is the probability that the sum of the two dice is 10? मेरे भाई इतना बेसिक सवाल आपसे, चाहे कोई भी एडवांस का चैप्टर हो, अगर आप बेसिक पढ़ रखे हो, आप एकदम जो सबसे बिगिनर लेवल का सवाल है, फाउंडेशन पढ़ रखे हो, टॉप लेवल की प्रैक्टिस नहीं कर रखे हो, सारे सवाल को 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 8 सेकेंड, 20 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर ले जाओगे। अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी भी अच्छी है, थोड़ा सा भी आप पढ़ रखे हो, बस सही जगह से पढ़ने की जरूरत होती है। मुझे ऐसा लगता था कि टीआरई बहुत डिफिकल्ट है, मैंने आज तक पेपर नहीं देखा था भाई। काफी बच्चों का कॉल आया कि सर बिहार योद्धा पर टीआरई की क्लासेस क्यों नहीं चलती है, तो हमने बोला चलो एक बार ट्राई करते हैं कैसा पेपर है। 6 to 9 होता है ना, 6 से 7 8, 6 to 8 वाले हम लोग कर रहे हैं। मैं 9 10 वाला इसके बाद देखूंगा। आप कमेंट में बताना कि आप कौन से का तैयारी करते हो, 6 to 8, 1 to 5 और 9 to 10। ध्यान दीजिए, अब बोला गया है कि सर 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर आपका प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट याद है तो सीधा सीधा हमने सिखाया है कई बार कि 10 में 3 जोड़ेंगे 13 बन जाएगा, तो 3 केसेस में 10 आएगा। अब मान लेता हूं कि आप नहीं याद रखे हो शॉर्टकट, आप भूल गए हो, तो कैसे करेंगे? लूडो छक्का खेलते हैं ना, बोलोगे हाँ सर। 10 कब कब आता है? जब एक बार 6 और एक बार 4 आ जाए, एक बार 5 और एक बार 5 आ जाए, और एक बार 4 और एक बार 6 आ जाए। और किसी तरीके से 10 आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता। आपके 10 आने के 3 तरीके हैं। तो आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल आउटकम, मतलब जो हमें चाहिए, अपॉन टोटल। अब टोटल आपको पता होना चाहिए कि एक पासे को टोटल पॉसिबिलिटी होती है 6 के पावर 1। जब 2 पासे को फेंकते हैं तो टोटल पॉसिबिलिटी होती है 6 के पावर 2। जब 3 पासे को फेंकते हैं तो टोटल पॉसिबिलिटी होती है 6 का क्यूब। अगर मैं n पासे फेंक दूं तो टोटल प्रोबेबिलिटी 6 के पावर n बन जाती है। तो मुझे 2 पासे फेंका गया है तो टोटल पॉसिबिलिटी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो 3/36, 1/12 केसेस में, 1/12 केसेस में 10 आएगा। ठीक है भाई, अगले सवाल को सॉल्व करो। गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है? अब नॉन लीप ईयर है, लीप ईयर में 366 डेज होता है और आपके नॉन लीप ईयर में 365 डेज होता है। 365 दिनों में आपके 7 दिन का एक सप्ताह होता है, 52 से 1/7, तो 52 संडे तो हो ही जाएगा। अगर 52 सप्ताह हुआ तो 52 संडे तो होगा ही होगा। मुझसे ये पूछा जा रहा है कि 53 संडे होने की क्या पॉसिबिलिटी है? तो वो जब 53 संडे तभी होगा जब ये एक संडे हो जाए, जब पहला दिन ही संडे से स्टार्ट हो जाए या फिर आखिरी डे संडे से एंड हो जाए, तो 53 संडे हो जाएगा। तो आपके 7 में से 1 केसेस में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी है। बेसिक सवाल, आपके पेपर में एक भी सवाल डिफिकल्ट नहीं पूछा गया है। मैं एक सवाल पूछूं, अगर आपके गैर लीप वर्ष है तो 30 दिन के महीने होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर आप रैंडमली चूज कर रहे हो तो 30 डेज ऑफ मंथ, मतलब उस महीने को आप चूज करो जिसमें आपका 30 दिन वाला महीना मिले, क्योंकि कुछ 30 दिन वाला महीना होता है, कुछ 29 दिन वाला होता है, कुछ 31 दिन वाला होता है। तो हमने सवाल पूछा कि 30 डेज वाले महीने होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। चलिए सारे बच्चे आंसर देंगे भाई कमेंट में। अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। यहां से हम लोग नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन के सवाल उठा रहे हैं। पहला सवाल एक बढ़िया सवाल है, सारे बच्चे करो। P एक अभाज्य संख्या है तो लघुत्तम समापवर्तक P, P² और PQ क्या होगा? इतना इजी सवाल। देन द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ P, P² PQ। PQ आंसर। अब किसी को पता होगा सर लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सारे नंबर से विभाज्य हो। तो P से PQ कट जाएगा, P² से PQ कट जाएगा, PQ से PQ कट जाएगा। उधर से कोई आवाज देगा सर, तो बोले हाँ सर P⁶ भी तो कट जाएगा, P से भी कट जाएगा, PK² से भी कट जाएगा, PK³ से भी कट जाएगा। इसको आप आंसर क्यों नहीं टिक किए? तो मैं इधर से जवाब दूंगा कि मेरे लाल, हमने बोला था लिस्ट कॉमन मल्टीपल।
लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब हमें सबसे छोटा वाला चाहिए, तो छोटा पी क्यूब है। सर मुझे और कोई तरीका बताओ। अरे भाई बोला है कि पी एक अभाज्य संख्या है, आपके नजर में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? बोलोगे सर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 19 है, सारे के सारे अभाज्य संख्या है। मैं 2 मान लेता हूं कि मान लिया पी का मान 2 है, तो एक 2 हो जाएगा, एक 2 का स्क्वायर हो जाएगा और एक 2 का क्यूब हो जाएगा। तो 2 4 8, अब 2 4 8 का एलसीएम क्या आएगा? बोलोगे सर 2 4 8 का एलसीएम 8 आएगा। तो जिसमें p का वैल्यू 2 पुट करने पर 8 देगा वो आंसर हो जाएगा। p का वैल्यू यहां 2 आएगा, यहां 2 के पावर 6 होगा, यहां 2 के पावर 2 होगा, तो 2 के पावर 3 सिर्फ यहीं पर 8 होगा, वही सही उत्तर होगा। क्लियर है? बताओ भाई क्लियर है? तो इसे सॉल्व करो कि n+1 का स्क्वायर -1 8 से विभाज्य है यदि n है। मुझसे बोला है ना सवाल, देखो ऐसे आप रैंडम सॉल्व करोगे ना भाई, नहीं समझ में आएगा आपको, फिर आप सोचोगे कि सर आप अकबक बकबक पढ़ा के चले गए। आपने ना हर क्वेश्चन पे पॉज करना है, सॉल्व करने का कोशिश करना है, फिर मेरी सॉल्यूशन देखनी है। आप इस तरह के फिल्म की तरह देख लोगे ना, जो दिन भर आते रहते हैं ना मैसेज और हर जगह चैटिंग वैटिंग चलते रहते हैं, वैसे क्लासेस मत देखा करो। आपको अगर फायदा उठाना है तो पेज और पेन लेकर बैठा करो। देखो भाई क्या है, मुझसे बोला गया है कि n+1 का होल स्क्वायर -1/8 ये 8 से विभाज्य है कि नहीं है? कब? जब n एक ऑड संख्या है। तो n को ऑड हम लोग क्या ले सकते हैं? n को विषम हम 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। वेरीफाई करना शुरू करो। हमने n को 1 ले लिया, ऑप्शन ए वेरीफाई करा रहा हूं। 1 लिया तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर -1, सर ये नहीं कटेगा। हमने 3 लेके देख लिया, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16 से 1 गया 15। सर आप समझदार हो? बोले थोड़ा सा। आप इतना समझ रहे हो ना, n को जब आप ऑड लोगे, विषम लोगे, उसमें 1 जोड़ोगे तो उस सम बनेगा, तो सम का स्क्वायर सम बनेगा, उसमें से 1 घटा लोगे तो वो भी कटेगा ही नहीं। ठीक है, ये गलत है। मुझसे बोला कि n एक इंटीजर ले लो। अब इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, कोई भी संख्या, -3 -7 -8 -1 -2 +1 +3 +5 सारे के सारे पूर्णांक है। सर मैं मान लेता हूं कि एक ऐसा पूर्णांक है जिसकी वैल्यू है 1 ही, जिसकी वैल्यू है 3 ही, क्योंकि मुझे पूर्णांक में तो सारी संख्याएं पॉसिबल है, 0 -1 -3 -5 -7 सब पॉसिबल है। ये प्लस ले लो ना, इधर प्लस होता है। तो मैं पूर्णांक लूंगा तो ऐसा होगा, पूर्णांक में ऑड संख्या विषम संख्या आती है, और जब विषम लूंगा तो कटेगा नहीं। तो मुझसे कोई बोला कि सर प्राकृतिक संख्या ले लो। सर प्राकृतिक संख्या का फिर से बात आपने कर दिया, तो नेचुरल नंबर में आपका इवन भी होता है और ऑड भी होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे नेचुरल है। तो जब 2 लोगे, 4 लोगे, 6 लोगे तो वो आपका इवन होंगे, जब 1 3 5 लोगे तो ऑड लोगे, ऑड हो जाएगा। और जब मैं 1 3 5 पुट करूंगा फिर नहीं कटेगा। तो हमने 3 ऑप्शन को गलत प्रूफ कर दिया, मतलब जो बचा हुआ चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। पुट करके देख लो। हमने बोला कि मैं इवन संख्या, सम संख्या लेके देखता हूं। सर 3 लेके देख लो, 4 लेके देख लो, या 2 लेके देख लो, कोई भी संख्या लेके देख लो। 2 लेके देखता हूं, 2 + 1 3 का स्क्वायर -1, 9 से 1 गया 8, 8/8 कट जाएगा। 5 + 1 6 का स्क्वायर 36, 5 नहीं लेना था ना, सम लेना था ना, 6 ले लो। 6 + 1 7 का स्क्वायर 49 -1/8। 6 के बाद आप 8 लेके देखो, आप 10 लेके देखो, आप 12 लेके देखो, हर बार कट जाएगा। मतलब n जब इवन संख्या होगा तो 8 से डिविजिबल होगा, n+1 का होल स्क्वायर -1। करेक्ट है? करेक्ट है। बोला गया यदि m के पावर n बराबर 32, m और n धनात्मक पूर्णांक है तो n के पावर mn का मान क्या होगा? सीधा सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा लिया गया है। अगर m के पावर n बराबर 32 है, अगर आप थोड़ी सी भी नंबर की ज्ञान रखते हो तो हमेशा एक चीज पढ़ाता हूं मैं, याद करवा के रखता हूं कि 2 के पावर 1 2 होता है, 2 के पावर 2 4 होता है। अगर जो बच्चा मुझसे पढ़ा होगा उसे याद भी होगा। 2 के पावर 3 8 होता है, 2 के पावर 4 16 होता है, 2 के पावर 5 32 होता है। हो गया काम आपका, लेकिन मैं आगे तक लिखवा देता हूं क्योंकि जहां तक आपका इंपॉर्टेंट है भाई, वो सारे आपने याद कर लेना है। 2 के पावर 9 512 होता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, 2 के पावर 10 1024 से। मैं तो वैसे 2 के पावर 12 तक बच्चों को याद करवाता हूं,
ये सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, 2 के पावर 10 1024 होता है। ठीक, आपके सामने 32 था, तो तेज बच्चा सीधा बोल देगा m के पावर n बराबर है 2 के पावर 5 के। इसका मतलब m बराबर 2 है, n बराबर 5 है। मुझसे सर पूछा गया है कि अब बता दो n टू दी पावर m इंटू n का वैल्यू क्या होगा। तो n की वैल्यू क्या है 5 के पावर m इंटू n, मतलब 2 इंटू 5, तो 5 के पावर 10 हो जाएगा। खत्म। बेसिक सवाल था, बहुत इजीली आप कर पाए। आगे बढ़ो। मुझसे बोला 196 के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंडों के घातकों का योग बताए। इतना बेसिक, एकदम सबसे लो लेवल का सवाल। आप इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अब तेज बच्चा तो सीधा सीधा बोल देगा कि सर 49 गुणे 4 है, 7 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 4 होगा। मान लेता हूं कि आप तेज बच्चा नहीं हो, आप शुरुआत की हो पढ़ना, तो आप कैसे करोगे? देखो कि 196 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन से काटोगे कि पहले 2 से काट दिया, 2 नमा 18, 2 8 16, फिर 2 से काट दिया, 2 चौके 8 और 2 नमा 18, फिर 7 से काट दिया, 7 7 49। तो अब मैं लिख सकता हूं 196 को 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर, और 7 इंटू 2, 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर। मुझसे बोला क्या गया है? अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों का योग। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, इसका घातांक जो है वो 2 और 2 है, तो इसका योग हो जाएगा 2 + 2 4। मैं एक सवाल पूछूं, चलो सारे बच्चे उत्तर देंगे इसी सवाल में कि 196 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे। सारे के सारे गुणनखंडों की संख्या बताएं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 196। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 196। 196 के सारे गुणनखंडों की संख्या बताएं। कमेंट में आंसर आना चाहिए, बहुत बेसिक सवाल है। अगला है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n हमेशा 7 समाप्त होगा। थोड़ा सा उसका इकाई अंक क्या होगा ऐसा लिखना चाहिए। n इज ए नेचुरल नंबर, देन 6 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n, n ऑलवेज एंड्स विथ। बात वही है, इंग्लिश में थोड़ा अच्छे से लिखा गया है, हिंदी में उसका भाषा को थोड़े और इजी बनाना चाहिए था। n एक प्राकृतिक संख्या है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। हमने नंबर सिस्टम यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लास मिल जाएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा। आप सर्च करोगे नंबर सिस्टम बाय अभिषेक ओझा सर, ये शायद ना मिले, लेकिन ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, ये सारे मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। और कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट में 4 ऐसे संख्या होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 5, 6। उसके पावर कुछ भी लगा दो, वो अपना इकाई अंक नहीं बदलता है, इसका इकाई अंक हमेशा फिक्स होता है। आपके सामने 16 के पावर 2 आ जाए, 16 के पावर 3 आ जाए, 16 के पावर 4 आ जाए, उसका इकाई अंक 6 आएगा। 216 हो, 5216 हो, 7000, 75216 हो, अगर आखिरी अंक 6 है, इसका के पावर 2 कर दो, इसके पावर 3 कर दो, इसके पावर 20 कर दो, इसके पावर 50 कर दो, इसके पावर 100 कर दो, इसका जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई अंक 6 ही रहेगा। सेम 5 के साथ है, अगर 5 इकाई अंक है उसके ऊपर कुछ भी लगा दो तो उसका इकाई अंक 5 से एंड करेगा। तो मुझसे बोला गया 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n, तो मैं बोलूंगा सर 6 के पावर n का इकाई अंक 6 आएगा, पीछे कुछ भी हो जाए, कल को n का वैल्यू 10 हो जाए, 20 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसका इकाई अंक 6 होगा, पीछे कितना भी बड़ा नंबर हो जाए। और जब 5 के पावर n करूंगा तो इसके पीछे कितना भी बड़ा नंबर हो जाए, इसका इकाई अंक 5 होगा। और जब मैं घटाऊंगा तो 6 से 5 गया, जो आंसर आएगा वो कितना भी बड़ा नंबर है मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन उसका आंसर का इकाई अंक 1 आएगा। और मुझसे ये पूछा गया है ऑलवेज एंड्स विथ 1। क्लियर है? समझ में तो आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि मैं ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूं, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है, यहां तक झेल गए हो तो बताना हाँ सर पढ़ रहे हैं। बहुत कम ही लोग हमें आखिरी तक झेल पाते हैं, ठीक है। देखो, यदि किसी समानांतर श्रेणी के 11वें पद का 11 गुना और 7वें पद के 7 गुना के बराबर है तो 18वां पद क्या होगा? आपको पता है कि nवां पद कैसे लिखते हैं? nवां पद होता है an, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलोगे हाँ सर। मुझसे बोला गया है कि 11 टाइम्स ऑफ 11वां पद
बराबर है 7 टाइम्स ऑफ 7वां पद। मतलब अगर मैं 11वां पद निकालू तो 11 माइनस 1 10d हो जाएगा। तो a प्लस 10d का 11 गुना, ये 11वां पद था उसका 11 गुना बराबर है 7 टाइम्स ऑफ 7 माइनस 1 60। 11a 7a, अगर मैं इस सबको इधर लेकर आऊं तो 11a प्लस 11 दहा 110d माइनस 7a माइनस 42d बराबर 0। 11 से 7 गया 4a प्लस 110 से 42 गया 68d बराबर 0। अगर 4 कॉमन कर दूं तो ये क्या मिल जाएगा, a प्लस 17d बराबर 0। 4 को उधर भेज दूं 0/4 4 हो जाएगा। तो a प्लस 17d की वैल्यू क्या मिली, 0। मुझसे पूछा गया था 18वां पद क्या होगा। 18वां पद क्या होता, a प्लस 18 माइनस 1, तो a प्लस 17d और उसकी वैल्यू क्या आई है, 0। बेसिक सवाल था कि नहीं था, बताओ भाई, बेसिक सवाल था या नहीं था। एकदम इजी सवाल था, बस आपको 4 लाइन लिखना था, आंसर आपके सामने आ जाता। अगर क्लियर है तो यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एलजेब्रा के कॉन्सेप्ट। मैं एक घुट पानी पीता हूं और एलजेब्रा के सवालों को यहां से सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहला सवाल है आप सभी के सामने, सारे बच्चे सॉल्व करने का कोशिश करो। बोला गया है मेरे लाल कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ अ the sum and product of the roots of the equation 2x square minus 5x plus 4 बराबर 0 are in proportion। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंग्लिश में गलती है, इंग्लिश में गलती है। समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात बताएं। इसका जो सम ऑफ रूट्स है और इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है उसका रेशियो बताना है। तो इंग्लिश में होना चाहिए फाइंड द रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। सवाल का भाषा ऐसा होना चाहिए। सर कॉन्सेप्ट हमें पता है कि अगर कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस bx चाहे प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है तो इसके दो रूट्स यानी कि दो मूल, एक अल्फा और एक बीटा होता है। जब मैं उसके सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा और बीटा का योग निकालता हूं तो ये होता है माइनस बी बाई ए, याद है कि नहीं है भाई। और जब इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालता हूं यानी कि अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल निकालता हूं तो ये सी बाई ए होता है। हमारे सामने जो इक्वेशन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अगर इसका मूलों का योग निकालूं तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस 5/2। और अगर मैं इसका गुणनफल निकालूं अल्फा इंटू बीटा तो ये हो जाएगा आपका सी बाई ए 4/2। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 खत्म, तो आंसर हो जाएगा 5:4। क्लियर है मेरे लाल, बोलोगे हां सर एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0 के मूल हैं तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही बेसिक सा सवाल, उड़ा दो मेरे लाल, फटाफट से करो इस सवाल को हलाल। सर 1 अल्फा प्लस 1 बीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसको एक स्टेप सॉल्व करूं तो बीटा यहां जाएगा, अल्फा यहां जाएगा, तो ये कुछ यूं हो जाएगा कि बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। देखो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप थोड़ा सा फाउंडेशन अपना क्लियर कर लेते हो, थोड़ा सा बेसिक लेवल की चीजें आप सीख लेते हो, एक सवाल आपसे छूटेंगे नहीं। 40 सवाल आ जाए, 45 सवाल आ जाए, 50 सवाल आ जाए, अगर आपको कोई सही टीचर जिसको प्रॉपर नॉलेज है पढ़ा देता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं जितने भी बच्चे हमसे पढ़े होंगे, हमारे कोई भी बैच में पढ़े होंगे, और जो चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, बीपीएससी टीआरई का लेवल तो उसके आगे कुछ है ही नहीं जिस लेवल तक मैं ले जाके पढ़ाता हूं। आप इन सारे सवालों को चुटकी बजा के 40 सवालों को 15 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट में निकाल के आगे बढ़ जाओगे। इस लेवल का नॉलेज और इस लेवल का स्पीड में देता हूं हमेशा अपनी क्लासेस में। ये सारे सवाल में है क्या, अब फिर से वही अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस 3/4, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए 7/4। सर /4 से /4 खत्म हो गया, माइनस 3/7 आंसर। कितना सेकंड का सवाल है भाई, बिना पेन उठाए कर लोगे। और कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सारे बच्चों को सवालों को करते भी जाना है। ये सवाल करो, यदि द्विघात बहुपद
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक 2 है तो के का मान क्या होगा। शून्यक का काम क्या होता है, शून्यक का काम ये होता है, इसे आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के कोई इक्वेशन है, वैसे ये पॉलिनोमियल है लेकिन मान लेता हूं कोई इक्वेशन है, तो उसका एक मूल 2 होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर उसके जीरोज को मैं इसमें पुट कर दूं तो 0 के बराबर आता है। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो ये पूरा का पूरा वैल्यू, इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाता है। x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस के बराबर 0। के का वैल्यू हो जाएगा 6 4 10 माइनस 10 के बराबर। अच्छा एक सवाल अगर पूछ दूं कि अगर इसका एक शून्यक 2 है तो दूसरा शून्यक क्या होगा। फाइंड द सेकेंड जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, व्हाट इज द सेकेंड, व्हाट इज द सेकेंड जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो आंसर देना सारे बच्चे। इसका दूसरा शून्यक क्या है, सेकेंड जीरोज क्या है। सारे बच्चे कमेंट में आंसर दे जाएंगे। ठीक, चलो यहां से हमारी मेंसुरेशन 3D के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्षेत्रमिति के सवाल थोड़े अच्छे खासे आए थे, 3-4 ही आए हैं। 2D के सवाल भी थोड़े बहुत आए हैं। देखो बोला द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन आर इन द रेशियो। हाँ ये सवाल भी एरर था, इसको शायद सुधार के लेकर आया हूं। इस सवाल में भी एरर था। द रेडियाई ऑफ द बेसिस ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन आर इन द रेशियो ऑफ 3:4 एंड द अदर हाइट्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। माफ करना भाई, देखो सवाल क्या है। एक बेलन और शंकु के आधारों की त्रिज्या 3:4 में है और ऊंचाई 2:3 में है। मुझसे पूछा गया उसके वॉल्यूम का, उसके आयतन का अनुपात क्या आएगा। सर सिलेंडर का यानी कि बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर क्या है, आर क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू इसका एच क्या है 2। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, सर कोन का जो वॉल्यूम होता है ना वो होता है यानी कि शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका आर क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3। अगर मैं काटा कुटी करूं तो 3 से 3 खत्म, 2 8 16 खत्म और पाई से पाई खत्म, तो 9:8 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बेसिक सवाल था, बहुत आसानी से इस सवाल को आप कर पा रहे हैं। एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु को उसकी ऊंचाई के माध्यम से 2 भाग में इसके आधार के समानांतर एक समतल द्वारा काटा जाता है। छोटे शंकु का आयतन और पूरे शंकु का आयतन क्या होगा। 1:2 में उसका त्रिज्या हुआ तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब, आंसर 1:8। बेसिक सवाल। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि कोई शंकु है, मान लो इसको हम लोग बोलते हैं कटिंग ऑफ कोन, कटिंग ऑफ कोन बोलते हैं। इसको 2 बराबर भाग में बांट दिया गया। मान लो बीचों बीच काट लिया, बीचों बीच काट लिया, बोलोगे हाँ सर। तो इसकी जो हाइट थी, मान लेता हूं पहले ये 2 यूनिट थी, आप 2 ना मान के 20 मान लो। 20 मानोगे तो बोलोगे 10 का ये हो गया, 20 का पूरा हो गया। आप 50 मान लो तो बोलोगे सर अगर पूरा हाइट 50 होगा तो ये 25 का हो गया, आधा आधा ही होगा ना। तो बोलेंगे सर छोटे वाला का हाइट 1 होगा। अब आपको एक सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के समरूपता के कॉन्सेप्ट से आपका जो ये बोलता है कि अगर ये 1:2 है तो इसकी त्रिज्या भी 1:2 होगी और इसका त्रियक ऊंचाई भी 1:2 होगी, पहला लाइन। और अगला लाइन ये बोलता है कि जिस रेशियो में इसका रेडियस हो, जिस रेशियो में इसका हाइट हो और जिस रेशियो में इसका स्लांट हाइट हो, इनमें से कोई भी जो भी इसका रेशियो, मान लेता हूं ये x/y है, तो इनका जो सरफेस एरिया का रेशियो आएगा यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो आएगा वो x² से y² आएगा और इनका जो आयतन यानी कि वॉल्यूम का रेशियो आएगा वो x³ से y³ आएगा। तो आप सीधा सीधा बोल दोगे कि सर ये 1:2 में है रेडियस, तो वॉल्यूम 1 का क्यूब 2 का क्यूब हो जाएगा 1:8। क्लियर है, बोलोगे हाँ सर। चलो मैं एक सवाल पूछूं, पूछता हूं। हमने बोला एक मेरे पास बहुत बड़ा सा शंकु था जिसको हमने अपनी बेबी के बर्थडे के लिए लाया था माथे पर पहनाने के लिए, ऐसा है ना। हमने बोला उसको हमने 4 बार काट दिया, 4 छोटे छोटे पार्ट में काट दिया और हमने बोला कि इसको इक्वल
इक्वल डिस्टेंस पर काटा है। इक्वल डिस्टेंस पर काटा है मतलब ऐसे में बोल सकता था कि पूरा का पूरा शंकु का ऊंचाई 80 सेंटीमीटर था, तो हमने 20-20 सेंटीमीटर के हाइट पर काट दिया कि 20 का ये, 20 का ये, 20 का ये, 20 का ये, 4 इक्वल भाग में बांटा है। 20 का ये है, 20 का ये है, 20 का ये है और 20 ही का ये है। तो मुझसे ये बताओ कि छोटे से बड़े सारे के सारे शंकुओं का वॉल्यूम का और उसके सरफेस एरिया का अनुपात क्या होगा। सारे बच्चे कमेंट में आंसर देंगे, जिसका सही उत्तर आएगा उसको मैं लाइक कर दूंगा, जिसे सारे बच्चे मैच करा लेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, एक टैंक एक सिलेंडर के आकार का बना हुआ है। देखो ऐसे आप रैंडम पढ़ोगे मजा नहीं आएगा, आपको सॉल्यूशन देखना ही नहीं है, सॉल्व करते चलना है। क्या है ये सारे बेसिक सवाल है, सारे के सारे फाउंडेशन सवाल है। एक बार अपनी फाउंडेशन क्लियर कर लोगे, सारे सवाल सॉल्व करने लगोगे और हमसे तेज करने लगोगे। आप सीखने पर फोकस करिए। एक टैंक इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। एक टैंक है जो कुछ सिलेंडर का आकार का है और उसके नीचे एक अर्धगोला बना हुआ है। ऐसे ऐसा ही अर्धगोला होगा ना? बोलोगे हाँ सर, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। हो गया, अब अच्छा है। मुझसे बोला गया कि बेलन की ऊंचाई 1.45 है। बेलन की ऊंचाई 1.45 है। इसको मैं 145 लिख दिया हूं क्योंकि मीटर में था और यहां रेडियस 30 सेंटीमीटर था, तो हमने इसको सेंटीमीटर में 145 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, और रेडियस 30 है, रेडियस 30 है, इसकी भी रेडियस 30 है तो इसकी भी रेडियस 30 हो जाएगी, बात खत्म। मुझे बोला व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक क्या आएगा? देखो बात किया जाए पहले कर्व सरफेस एरिया का, तो क्या होगा सर? ये होगा 2 पाई आर एच और ये 2 पाई आर स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। हमने बेलन का सरफेस एरिया लिखा, हमने आपके जो अर्धगोला था उसका सरफेस एरिया लिखा, और जब मैं इसको सॉल्व किया तो 2 पाई आर कॉमन कर लेता हूं तो ये मिल गया h प्लस आर। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, h की वैल्यू 145 प्लस 30, तो हो जाएगा 2 गुणे 22/7 इंटू 30 इंटू 175। 7 से काटा 25, 7 175। सॉल्व करते हैं भाई, देखो कैसे सॉल्व करूंगा। 2 दूना 4, ये 22 में 2 गुणे 11 है तो 4 कर दिया, 25 चौके 100, तो 11 दिया 33 पर 3 0। समझ में आया कुछ? सर कुछ नहीं समझ में आया, परेशान मत हो, यही है। हमने क्या किया, 25 में 2 से गुणा किया 50 हो गया, 50 में 2 से गुणा किया 100 हो गया, और 100 में 11 से किया तो क्या हो गया 1100। तो इस तीनों को मल्टीप्लाई करके मुझे 1100 मिला, और 1100 में 3 से कर दिया 11 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। अभी सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सर इसे मीटर स्क्वायर में बदलना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, 2 बार 100 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि एक बार सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता तो 100 से डिवाइड करता। ये सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना था तो मीटर स्क्वायर बनाने के लिए 100 के स्क्वायर से भागा दिया, तो मिल गया 3.3 मीटर स्क्वायर। ठीक, बोलोगे हाँ सर, तो 3.3 मीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर है? बोलोगे बिल्कुल क्लियर है सर, कहीं पे भी कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो यहां से हम लोग मेंसुरेशन 2D के सवाल को करने वाले हैं। क्षेत्रमिति के 2D वाले सवाल यहां से शुरू होंगे। देखो सवाल है कि द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ अ साइड 10 सेंटीमीटर। इजी सवाल, 5 का स्क्वायर 25 पाई। बहुत आसान सवाल है। बोला गया 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में अंकित किए जाने सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यह वृत्त है। अब मैं बोलूं कि इस वृत्त का ये जो होगा वो डायमीटर यानी कि व्यास होगा। अब इसका साइड 10 है तो वृत्त का व्यास भी 10 होगा। बोलोगे हाँ सर। और अगर वृत्त का व्यास 10 है
इसका रेडियस जो होगा वो 5 होगा। और अगर रेडियस 5 होगा तो मुझे पता है कि जो एरिया है वो पाई आर ए स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 पाई हो जाएगा। खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। इजी सवाल था, बहुत इजी सवाल था। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड के, ये तो आसान हो गया, ऑप्शन सी आंसर होगा। इतना आसान पूछ दिया। देखो आपको सिखाता हूं कैसे तेज टिक करना होता है। अभी आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं, अभी आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक भी सिखाना शुरू कर दूंगा धीरे धीरे। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, अगर यहां तक आप देख पाए हो, तो आप बताओ कैसा लग रहा है। आप इतना लिखना, हाँ सर 22वां क्वेश्चन तक मैं देखा हूं और मुझे ऐसा लगा है, तो मैं आपके लिए और क्लासेस प्लान करूंगा। ये तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप अपना सपोर्ट दिखाइए, बिहारी योद्धा को आप चैनल को शेयर करिए, तब जाके हम लोग क्लासेस कंटिन्यू कर पाएंगे। हमारी पूरी टीम से हम हर तरह की क्लासेस लगवा देंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा। देखो इसका शॉर्ट ट्रिक मैं सिखाता हूं। हमसे बोला गया था कि आप हर छोटी से छोटी चीज सिखाऊंगा आप लोगों को, बस आपके सपोर्ट की जरूरत होती है। क्या होता है, हम लोग आप लोगों के वजह से हैं, हमारा एग्जिस्टेंस जो है आप लोग हैं, हम ही नहीं, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं सबका एग्जिस्टेंस आप हो। कल अगर आप जाना छोड़ दो ना तो वो रोड पर आ जाएंगे। बस ये बात हम कह देते हैं क्योंकि हमारे सामने बहुत ईमानदार आदमी है, साफ साफ सच सच बोलते हैं। वो लोग थोड़े घमंड में बड़ी बड़ी बातें बहकाते हैं। बस इतना ही अंतर है भाई, और कुछ अंतर नहीं है। हम थोड़े मुंह फट आदमी हैं, जो है सो मुंह पर हैं, कैमरा पीछे कोई और, कैमरा आगे कोई और, अलग अलग चेहरे नहीं है। ऐसा नहीं कि इस चेहरे पर कई नकाब लगे हुए हैं, हर लोगों के सामने एक अलग चेहरा दिखाते हैं। हमेशा एक ही जैसे हैं, जो आपके सामने है वो लोगों के सामने है। तो जो सच है वो सच है, सच को थोड़ी कोई छिपा सकता है। तो बात यह है कि हम लोग, जब आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो हमारी एनर्जी बूस्ट हो जाती है, मेहनत करने का क्षमता बूस्ट हो जाता है, हम लोग और मेहनत से काम करते हैं और पढ़ाते हैं। इस सवाल में बोला गया था एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर बताना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर में सर पाई आर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। बोलोगे हाँ सर, पाई जहां आता है 22 आता है, और 22 का पहाड़ा पड़ने पर 22 छक्के 132 एक ही जगह था। मतलब 11 से भी नहीं कट रहा था, 11 से भी नहीं कट रहा था, 11 से भी नहीं कट रहा था, सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन था जो 11 से कट रहा था। इतना आसान सवाल है। अगर आप निकालने जाओगे तो बोला गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर? सर जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपका 60 हो गया, तो 60/360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर जो है 6 का स्क्वायर है। तो 60 से काटा 6 बार और 6 से काटा 6 बार, तो 22 छक्के 132/7। सही उत्तर हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? बोलोगे हाँ सर हुआ। अगला सवाल है यदि किसी वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिधि के बराबर है। बोला जा रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल बराबर है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर के। इसका पेरीमीटर क्या होता है? इसका परिमाप होता है 4a, इसका परिमाप होता है 2 पाई आर। बोला जा रहा है ये दोनों बराबर है सर, तो हमने बराबर कर दिया और यहां से हमने a/r लिखा कि जिससे हमारी भुजा और त्रिभुज की रेशियो मिल जाए। तो r यहां ले आया तो ये मेरे लिए हो गया 2π/4। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि रेशियो ऑफ देयर एरिया बताए, उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताए। क्षेत्रफल क्या होता है सर? वर्ग का क्षेत्रफल a का स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो हमने बोला कि पहले दोनों को स्क्वायर कर दो। जब हमने स्क्वायर किया तो a का स्क्वायर r का स्क्वायर हो गया 4 पाई स्क्वायर। एक काम करूं क्या, काट लू क्या इसको, 2 दूना 4, तो पाई के स्क्वायर बटे 4। सर आपने तो बोला है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहां पाई लगा दो, तो यहां भी पाई लगा दो। हमने बोला ये वृत्त का क्षेत्रफल है, सॉरी ये हमारे स्क्वायर का क्षेत्रफल है और ये हमारे वृत्त का क्षेत्रफल है। बोलोगे हाँ सर, बात तो सही है ना। ऊपर वाला स्क्वायर का क्षेत्रफल है, नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल है। तो पाई से पाई खत्म हो गया, एक पाई की वैल्यू 22/7 होती है, गुणे 4, 2 दूना 4 और 11 दूना 22, 11/14 आया। हड़बड़ा के आंसर मन टिक करना है, एक बार पढ़ना कि बोला गया है
यदि किसी वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि बराबर है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पहले वृत्त का बात हो रहा है तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल और फिर वर्ग का क्षेत्रफल। तो हड़बड़ी में टिक करोगे गलती हो जाएगा। मेरे अनुसार और एग्जाम के अनुसार भी 14:11 टिक होना चाहिए, क्योंकि पहले वृत्त का बात हुआ है तो हम लोग पहले वृत्त को रखेंगे और बाद में वर्ग का बात हुआ तो बाद में वर्ग को रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ता हूं। यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर जो है 37 है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37, बोल रहा है कि सर्कमफेरेंस मतलब 2πr और r बराबर 37 है। r कॉमन कर लो तो 2 गुणे 22/7 माइनस 1 बराबर 37 है। 22 दूना 44/7, 44 से 7 गया 37/7 बराबर 37 है। 37 से 37 खत्म तो r बराबर 7 आया। मुझसे बोला गया है कि अगर पाई बराबर 22/7 के प्रयोग से वृत्त की परिधि क्या होगी। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। तो 2 गुणे 22/7 इंटू 7, तो ये 22 दूने 44 जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन डी। बेसिक सवाल था ये भी, डिफिकल्ट सवाल बिल्कुल नहीं था। ठीक, आगे बढ़ो। बोला है दो समरूप, यहां से आपकी ज्योमेट्री के सवाल शुरू हो गए भाई, ज्यामिति के सवाल यहां से शुरू हो गए। दो समरूप त्रिभुजों के अनुपात, भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आपके भुजाओं का अनुपात x/y है तो क्षेत्रफल का अनुपात x² होता है। ठीक, तो ये 4:9 है तो क्षेत्रफल का अनुपात 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81 होगा। होगा कि नहीं होगा बोलोगे, एकदम आसान सवाल है। अगला सवाल है कि समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी बीसी पर लंबवत है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी में जो एडी है मेरे लाल वो बीसी पे परपेंडिकुलर है। अब आपको पता है कि सर समबाहु त्रिभुज में होता क्या है, सारे साइड बराबर होते हैं, सारी भुजाएं बराबर होती है, और समबाहु त्रिभुज में उसके ऊंचाई का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, √3/2 है। तो इस एडी का लेंथ √3/2 होगा। ये तो फॉर्मूला है। अगर आपको प्रूफ करना है तो बोलोगे ये एडी परपेंडिकुलर है तो ये बीडी हो जाएगा a/2, ये भी हो जाएगा a/2, तो a का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर √3/2 आ जाएगा। प्रूफ कर भी सकते हो। मुझसे बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सर आप साफ साफ देख रहे हो ABAD 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 ABAD, इट मींस क्या पूछना चाहता है एग्जामिनर। एग्जामिनर वांट्स कि आप AB और AD के बीच में रिलेशन निकाल दो। बोलोगे सर AB बराबर A है तो AB का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर हो जाएगा, और AD बराबर √3/2 है तो AD का स्क्वायर बराबर √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4 A² हो जाएगा। रेशियो ले लो तो A² से A² खत्म, AB² अपॉन AD² बराबर 4/3 हो जाएगा। आप साफ साफ बोल सकते हो 3 ऑफ AB² बराबर 4 ऑफ AD²। एक और तरीका सिखा दूं, जब भी आपके सामने जीवन में समबाहु त्रिभुज आ जाए, स्क्वायर आ जाए, या फिर कोई ऐसा फिगर आ जाए जिसके सारे भुजाएं बराबर है, आप उसके साइड को जो मन सो पुट करो, आंसर हमेशा उसका रिलेशन वाला सही आता है। आप इसको 2 रखना है, 4 रखना है, 6 रखना है, 8 रखना है, और रख के देख लो आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, चलो। बोला गया है यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 4√2 है तो कर्ण की लंबाई क्या होगी। हाइट एंड डिस्टेंस में अभी भी पढ़ा है ना। अगर समद्विबाहु समकोण होता है मतलब कि इसके दो भुजा बराबर होते हैं तो ये 45 45 90 का ट्रायंगल बनता है। अभी भी पढ़ाया था सवाल कि अगर वो समद्विबाहु समकोण है तो 45 45 90 का ट्रायंगल बनता है, और 45 45 90 का ट्रायंगल बनेगा मेरे लाल, तो आप बोलोगे 1:1:√2 होता है। मुझसे बोला कि एक भुजा 4√2 है, मतलब मान लेते हैं 1 यूनिट की वैल्यू 4√2 है, चाहे ये हो और चाहे ये हो, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी, तो √2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो √2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी √2 × 4√2, तो 4 दूना 8, ऑप्शन सी। इस सवाल का भी आंसर आपके पेपर में गलत था, 8√2 ऑप्शन था जो कि गलत था। ठीक है,
अगला सवाल कि दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 4 और 5 सेंटीमीटर है। द रेडियाई ऑफ अ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? जिसका केंद्र समान हो, जिसका सेंटर समान हो, उसे हम लोग कंसेंट्रिक बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दूं कि ये मेरा एक सर्कल है और इसके अंदर ये मेरा एक सर्कल है। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों सर्कल का सेंटर ये है तो ये एक कंसेंट्रिक सर्कल है दोनों। मुझसे बोला है कंसेंट्रिक सर्कल के एक की त्रिज्या 4 है, दूसरे की त्रिज्या 5 है, तो एक वृत्त के प्रत्येक जीवा की लंबाई होगी जो कि दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है। Then the length of each chord of a circle which is a tangent to the other circle will be। मान लेता हूं यहां पर हमने एक कॉर्ड ड्रॉ किया। जब ये कॉर्ड ड्रॉ किया तो यहां पर इसके लिए ये टेंजेंट हो गया क्योंकि इसको एक छोटी सी पॉइंट पर स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसे स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूं कि इसका जो क्या है त्रिज्या वो 4 है और इसकी त्रिज्या 5 है। आपको साफ साफ पता है कि केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाने पर 90 डिग्री का एंगल बनता है और आपको ये बचपन से बात पता है कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। चाहे आप निकाल सकते हो कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 दिया जाएगा 9 3। सर ये कॉर्ड का आधा लेंथ 3 है तो ये आधा लेंथ 3 और हो जाएगा, तो कॉर्ड की यानी कि जीवा की पूरी लंबाई जो होगी वो 6 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी भाई? समझ में तो आ रहा है? हर एक सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल आपका सर्कल का है। यदि पीए और पीबी केंद्र ओ वाले वृत्त पर इस प्रकार स्पर्श रेखाएं हैं कि एपीबी 50 डिग्री है। पीए और पीबी इस तरह से है कि एपीबी 50 डिग्री है। ठीक, मुझसे यह बात बोला गया है मेरे लाल कि ओ ए बी की वैल्यू क्या होगी। इस जो तेज बच्चा होगा उसे तो याद होगा कि ओ ए बी वैल्यू जो होता है, अगर ये थीटा होता है तो ये थीटा बाई 2 होता है, खेल खत्म। अगर ये थीटा होता है तो थीटा बाई 2 होता है, इतना ही बस छोटी सी बात होती है। अगर आपको नहीं याद है तो आप बेसिक से करोगे कि 50 ये है तो इसके सामने वाली भुजा की सम 130 हो जाएगी। अब इस दोनों का सम 50 बनाने के लिए इसको 25 रखना पड़ेगा। शायद आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको सीधा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं कि अगर ये थीटा होता है तो ये कोना वाला थीटा बाई 2 होता है, बस इतना याद रख लेना। तो अगर ये 50 है तो 50 का आधा ये 25 होगा। ऑप्शन ए क्लियर है? यहां से आपकी निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति के सवाल। पहला सवाल है, यदि बिंदु 1 2 0 0 ए बी संरेख है, इफ द पॉइंट्स A12 B00 एंड CAB आर कॉलिनियर, देन बताओ। कई तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, कम से कम 6 से 7 तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सबसे बेसिक सवाल, कॉलिनियर का मतलब क्या होता है? संरेख का मतलब क्या होता है? वो एक ही रेखा पर है। अगर कोई 3 पॉइंट कॉलिनियर है तो एक ही रेखा पर है। कि अगर मैं ये रेखा खींच दूं, बोलोगे सर रेखा तो हमें भी बहुत पसंद थी और उनको अमिताभ पसंद, तो ये एक ही रेखा पर है। संरेखी का मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर है। अब वो कई तरीके से सोच सकते हो, इन तीनों पॉइंट से कभी ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसके ट्रायंगल का एरिया 0 होगा, ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट है। आप ट्रायंगल की एरिया 0 करके कर सकते हो। इसके अलावा और भी मेथड है, मैं दिमाग ज्यादा नहीं लगा रहा हूं। आप ट्रायंगल की एरिया वाले तरीका से तो आप कर ही सकते थे कि 1:2 ए, ऐसे कर सकते थे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये तो मेरा क्या है 0 0, इसको छोड़ दो तो बी एकम बे और 2 बी एकम बी, 2 इंटू ए 2a, तो b माइनस 2a, b माइनस 2a बराबर 0, तो ये b बराबर 2a हो जाएगा। ये एक तरीका हो जाएगा। हमने इसमें क्या किया है, एरिया को 0 कर दिया है। और ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है सीधा, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। एक और तरीका मैं आपको सिखाता हूं, इसको कभी मैं डिटेल एक प्रॉपर वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा ऐसा क्यों होता है। आधे घंटे 40 मिनट का गेम है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, इस पर एक लेक्चर बनता है। अगर मैं भी बता दूं कि आप स्लोप भी तो बराबर कर सकते हो कि जिस स्लोप पर ये होगा उसी स्लोप पर ये होगा, तो स्लोप बराबर कर दो। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
तो आप बोलोगे 0 माइनस टू, 0 माइनस वन, बी माइनस जीरो और ए माइनस जीरो। तो आप यहां से भी बोलोगे 0 से 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a इंटू टू, 2a बराबर b। आप एरिया 0 करके कर लो, स्लोप बराबर करके कर लो, दोनों तरीका से आपको आंसर 2a बराबर b ही मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोला गया यदि बिंदु P एक्स वाई ए और B के समान दूरी पर है, मतलब मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट, मिड पॉइंट है। क्या है भाई? मिड पॉइंट है कि अगर ये A है, अगर ये B है, तो P इनके बीचों बीच है। तो मान लेता हूं अगर A और B का निर्देशांक x1 y1 होता और B का निर्देशांक x2 y2 होता, तो आप बोलते कि जो P का निर्देशांक आता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, यही होता है ना मध्य बिंदु का। ये तो आसान सवाल है। तो मुझसे बोला गया कि जो P का निर्देशांक है एक्स वाई है, तो x और y के बीच में क्या रिलेशन है? आसान सवाल है सर। x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 1/2 और y की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 5/2। हमने कुछ नहीं किया, x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, खत्म हो गया। 5 से 1 क्या 4/2, 2 हो जाएगा। 5 1 6/2, 3 हो जाएगा। अगर मैं इनको बटा ले लूं तो x बटे वाई बराबर 2/3 हो जाएगा, तो 3x बराबर 2y हो जाएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? इजी सवाल था, बहुत आसानी से आप कर पा रहे हो, समझ में सभी को आ रहा है। तो इसे करते हैं। The pair of equation x equals to a and y equals to b is represented by a graph of lines which are। समीकरणों की जोड़ी x बराबर a और y बराबर b है। तो मुझे पता है ये मेरा x एक्सिस होता है, ये मेरा y एक्सिस होता है। बोलोगे हाँ सर। अब x बराबर a है तो इसका कहीं लेंथ a होगा, और y बराबर b है तो इसका कहीं लेंथ b होगा। अगर मैं मान लेता हूं a यहां तक है और b यहां तक है, तो इसको आगे बढ़ाऊंगा तो कुछ इस पॉइंट पर ये दोनों कट करेंगे। बोलोगे हाँ सर। तो इसको हम लोग a और b बोलेंगे। तो मैं ये बोलूंगा कि a और b पर इंटरसेक्ट करेगी लाइन। अगर मैं x बराबर a का लाइन ड्रॉ कर दूं प्रॉपर, तो ये लाइन ड्रॉ होगा, और y बराबर b का लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये पूरा लाइन ड्रॉ होगा। तो इस पॉइंट पर ये कट करेंगे, तो a और b पर प्रतिच्छेद करेंगे। आपके ऑप्शन में b और e पर प्रतिच्छेद था और सब लोग यही बता दिया। भाई मेरे दोस्त, मेरे खुद से बोला गया x बराबर a है, तो यहां पर b कैसे आ जाएगा? हमेशा हम लोग x एक्सिस को पहले लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं ना, x कोऑर्डिनेट को, फिर y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। आपको बहुत बड़ा अंतर है b और a में। इसका मतलब जानते हो क्या है? b और a पर प्रतिच्छेदित का मतलब, b और a का प्रतिच्छेदित का मतलब है कि x बराबर b है और y बराबर a है। तो आपके पेपर में ये आंसर गलत था। आप बीपीएससी को चैलेंज करके अपना 1 मार्क्स जो भी आता है, 3 मार्क्स, एक ही मार्क्स आता है ना, मुझे सॉरी मार्क्स नहीं पता है, मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। पहली बार अभी बीपीएससी के क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन और पूरे के पूरे सिलेबस करा दूंगा। हमने पहली बार हम देखे कि चलो भैया इतना हल्ला बोल है, क्या है ऐसा, क्या ऐसा आ रहा है जो इतने बच्चे हाइप बना रखे हैं। एश्योर करता हूं 45 घंटे के अरिथमेटिक पढ़ाया हूं। ये तो एडवांस हमने पढ़ाया नहीं है अभी। अगर उस अरिथमेटिक को आप पढ़ लेते हो, एक क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक के नहीं छूटेंगे। अगर कल को मैं एडवांस पढ़ा के आपको 30-40 घंटे का डाल दूं, चैलेंज है जो एक सवाल उसके बाहर आ जाएगा, बीपीएससी का कोई भी पेपर हो, क्योंकि लेवल ही नहीं है। जहां तक हम पढ़ाते हैं, हमने जिस लेवल तक आपको अरिथमेटिक पढ़ाया है, अपने इसी चैनल पर 45 घंटा अरिथमेटिक सर्च करोगे, 45 घंटा मैथ सर्च करोगे, मिल जाएगा। आप बीपीएससी, बीएसएससी, चाहे कोई भी एग्जाम भारत का दे रहे हो, सबके प्रॉपर बेसिक्स क्लियर कर रखा हूं। एग्जाम्पल के लिए इसमें एक चैप्टर जो है नंबर सिस्टम, हमने करा रखा है 45 घंटे में, 8 घंटे में नंबर सिस्टम करा रखा है। अगर एक बार नंबर सिस्टम पढ़ लेते हो तो आपके एक भी ये सब सवाल नहीं छूटेंगे। तो अगर आपका सपोर्ट और आपका प्यार रहा भाई, तो हम लोग आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जबरदस्त प्लान करेंगे और बिहार योद्धा बहुत जबरदस्त क्लास लेकर आएगा। तो आप अपना सपोर्ट और प्यार कमेंट बॉक्स में दिखाएं। क्लास कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा, आपको कितनी चीजें समझ में आई, क्या हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपसे सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सर आप इस तरीके का सुधार करो, ये सारी चीजें आप जरूर कमेंट करें।
क्योंकि आपके सुझाव जो होते हैं उससे हमें बहुत सीखने को मिलते हैं और उसी से हम लोग आपको और बेहतर सिखा पाते हैं। तो चलिए भैया, सभी को नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर इस पर आपका सपोर्ट और प्यार रहा तो बहुत जल्द।